सुबह बखैर, सलाम सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, लेकिन मौसम के मिजाज तो दिन ब दिन बरहम होते जा रहे हैं। सुबह से ही सूरज किरणें बखेरने लगता है और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है तो तपिश में भी इजाफा होने लगता है। जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया है और बारिश की भी कोई पेशगोई नहीं की। जबकि दूसरी जानिब पंजाब गवर्नमेंट ने पूरा हफ्ता बाजार खुले रहने की इजाज़त देते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, यानी अमलन लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन वक्त की पाबंदी लाजमी करार दी गई है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाज़त है। उधर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए आज से 30 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कौन कौन सी ट्रेनें चलाई जाएंगी, मुसाफिरों का कितना लोड होगा, किस तरह से SOPs पर अमल दरामद होगा, इस तमाम मामले पर हम प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया जी कुरातुलैन फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं आप पाकिस्तान रेलवे की। कुरातुलैन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि आज से जुज़वी तौर पर ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने जा रहा है, SOPs क्या खसूसी तौर पर बनाए गए हैं और उस पर अमल दरामद किस तरह से हो रहा है, ख़ास तौर पर समाजी फासला किस तरह से बरकरार रखा जा रहा है? आज पहली ट्रेन जिसने लीव किया है लाहौर को सुबह खराम, तो ये सुबह 7:30 बजे चली है। इसके ऊपर इतना जो है वो रश नहीं था। 18% ऑक्यूपेंसी पे ये गई है। 590 इसकी सीटिंग कैपेसिटी थी और 105 अफराद ने इसके ऊपर सफ़र किया है। तो ये क्योंकि अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, पाकिस्तान रेलवे का जो ट्रेन ऑपरेशन एक टाइम के बाद रिस्टोर हुआ है, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आएंगे। तो हमने 60% ऑक्यूपेंसी रखी है और सिर्फ 30 ट्रेनें चला रहे हैं, तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि रश जो है वो कम होगा। फिर 2 लेयर्स हैं सिक्योरिटी की। 400 मीटर के फासले पर किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। और जो अंदर का 200 मीटर का सर्कल है लाहौर रेलवे स्टेशन का या तमाम रेलवे स्टेशन का, उसके अंदर सिर्फ वही आएगा जिसके हाथ में टिकट होगा। और 60% ऑक्यूपेंसी पे ट्रेन चल रही है। 1 घंटा पहले ट्रेन आएगी, 1 घंटा पहले मुसाफिर आएंगे। तो ये समाजी फासला जो है वो जो इसकी आदाद है उसी में ही इस तरह से बरकरार रखा गया है कि ट्रेनें भी कम हैं और उन कम ट्रेनों में मुसाफिर भी कम हैं। और फिर अंदर भी ट्रेन के अंदर भी जो एक 6 का कैबिन है उसमें 4 या 3 लोग होंगे। इस तरह से जो है वो डिवाइड किया गया है लोगों को। कुरातुलैन साहिबा, एक रश ना होने की वजह ये भी सामने आ सकती है कि क्योंकि ऑनलाइन टिकटिंग की सिर्फ सहूलत मौजूद है, जबकि रेलवे को गरीब की सवारी कहा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इससे इस्तेफादा हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, सिस्टम नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि हमने ऑनलाइन टिकट किस तरह से बुक करानी है। देखिए, ये जो टिकट ऑफिसेस हैं, बिल्कुल रेलवे इनको खोलना चाहता था, लेकिन आपको पता ही है कोरोना की वजह से कि कोरोना के फैलाव ना हो, उस वजह से इनको बंद किया गया है। ये जो तमाम बातें हैं ये बिल्कुल ज़ेरे गौर हैं और जो भी सूरत हाल होगी उसको देखकर हायर अप फैसला करेंगे। ठीक है, आने वाले वक्त में ईद तक सिर्फ यही ट्रेनें चलेंगी? मजीद क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान रेलवे की जानिब से प्लानिंग की जा रही है? कौन कौन सी ऐसी ट्रेन हैं जो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वो भी ट्रैक पे नजर आएंगी? देखिए, फिलहाल तो अब ये 30 ट्रेनें चल रही हैं पाकिस्तान रेलवे की तरफ से। और अगर जैसे वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने कहा है कि अगर सूरत हाल काबू में रही तो जून के बाद फुल ट्रेन ऑपरेशन रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, कुरातुलैन साहिबा, ये बताइएगा कि तकरीबन कितने रोज़ के बाद ये ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है और इससे जो अभी तक पाकिस्तान रेलवे को खसारा पहुंचा है, क्या कुछ ना कुछ उसका मदावा हो पाएगा? मदावा तो शायद ना हो सके। उसकी वजह यह है कि अभी भी देखिए आप 60% पे चल रही है और पूरी दुनिया में जितना ट्रांसपोर्ट सेक्टर है सब ने किराए बढ़ाए हैं क्योंकि सब ने ऑक्यूपेंसी कम की। इंडियन की रेलवेज ने किराए बढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पर रेलवेज ने किराया नहीं बढ़ाया। अब जब हम आज पहले ही पैसेंजर ट्रेन में इतना मुनाफा नहीं होता, उसमें भी आप आधी कैपेसिटी पे चले जाएं तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अर्न करेंगे। और 1 महीने में 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है पैसेंजर ट्रेन बंद होने से, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट तो वहीं की वहीं रहती है, तनख्वाहें भी वहीं हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट भी वहीं है पूरे सिस्टम की। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुरातुलैन फातिमा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और हमें बता रही थी SOPs पर अमल दरामद भी हो रहा है। दूसरी जानिब
राना फाहद रेलवे स्टेशन से हमारे साथ ही मौजूद है, मजीद हम उनसे बात कर लेते हैं। राना फाहद, हमें ये बताइएगा कि क्या जो पहले रेलवे स्टेशन पर हम बहुत ज़्यादा रश देखते थे, जिसका दिल चाहता था वहाँ पर पहुँच जाता है, क्या आज कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि एक्स्ट्रा लोग स्टेशन पर ना पहुँच पाएँ? तो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं उसके मुताबिक मुसाफिरों को ये हिदायत की गई है कि वो सिर्फ अपनी ट्रेन के मुकर्रर वक्त से 1 घंटा कबल जो है वो रेलवे स्टेशन पर आएँ और तमाम SOPs पर अमल दरामद करते हुए जो है वो रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर सकते हैं। जबकि मुसाफिरों के लवाहिकीन को जो है वो रेलवे स्टेशन पर आने की इजाज़त नहीं है, जबकि दीगर गैर मुतल्लका अफराद का भी जो है वो रेलवे स्टेशन पर दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। 200 मीटर तक जो है वो कोई भी गैर मुतल्लका अफराद जो है वो रेलवे स्टेशन पर नहीं आ सकते। इस हवाले से जो SOPs जो है वो बनाए गए थे उन पर अमल दरामद भी करवाया जा रहा है और अमल दरामद करवाने के लिए रेलवे पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर तैनात है। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस के जवान भी जो है वो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ताहम जो SOPs जो है वो ट्रेन के अंदर बनाए गए हैं उनके मुताबिक एक मुसाफिर जो है वो एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठेगा। और राना फाहद, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और आज पहला रोज़ है जब जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल किया जा रहा है, SOPs पर अमल दरामद भी हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब शहर के बाज़ारों में एहतियाती तदाबीर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दी गई हैं। लाहौरी अपनी जान हथेली पर रखकर ईद की शॉपिंग करने में लगे हैं। छोटी बड़ी तमाम मार्केटों में लोगों का खूब हजूम नज़र आ रहा है। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देख लेते हैं। गफलत और गैर संजीदगी की इंतहा। शहरियों को ईद की शॉपिंग अपनी जान से ज्यादा अजीज हो गई। एहतियाती तदाबीर भरपूर तरीके से नजरअंदाज। बाजारों में रश पहले से भी ज्यादा। समाजी फासले की पाबंदी तो दूर की बात, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा नजर आया। शाह आलम मार्केट, इचरा बाजार, यतीम खाना बाजार, बागबानपुरा, गाजियाबाद समेत बाजारों में तिल धरने की जगह न रही। खवातीन तो और भी बेपरवाह दिखाई दी। बेशतर ने खुद मास्क पहन रखा था, ना ही साथ बाजारों में लाए बच्चों के मुंह ढांपे थे। रेडीमेड की दुकानें हो या फिर जूतों की, ज्वेलरी शॉप्स या फिर कॉस्मेटिक्स की दुकानें, हर जगह रश ही रश। खवातीन हो या मर्द हजरात, शॉपिंग के लिए निकला हर फर्द कोई ना कोई वजह बताता है। मास्क पहनना तो है भाई, ये देखें हम रुमाल के साथ। मास्क बेसिकली ना, मास्क पहनने से ना मास्क खराब हो जाता है पसीने की वजह से। कुछ बच्चों की जूती लेनी है, कुछ कपड़े लेने हैं, बस ये चीज़ें खरीदने आए हैं। मास्क मेरे पास है, अभी मोटरसाइकिल खड़ा किया, अभी पहनने लगा हूँ बाजार में जाना। इधर दुकानों में शॉपिंग करने वालों का हुजूम था तो सड़कों पर ट्रैफिक का अजदहा। गाड़ियों की लंबी कतारों में हर कोई फंस कर रह गया। शहरियों की खरीदारी से लग रहा है कि शायद आज के बाद बाजार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और बड़े खूबसूरत अल्फाज में अक्कासी की गई है लोगों के जज्बात की भी और बाज़ारों की सूरत हाल की भी। लेकिन मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, ईद हर साल आती है, आप शॉपिंग को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। ज़रूर जाएं शॉपिंग की, अपनी मनपसंद चीज़ें ज़रूर खरीदें, लेकिन खुदारा SOPs पर अमल दरामद ज़रूर करें। आपके बच्चे हैं, मासूम हैं, आपके घर में बुजुर्ग अफराद होंगे, आप उनके लिए ख़तरा बन सकते हैं। हो सकता है कि कोरोना आपको कुछ ना कहे, लेकिन आपकी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। इसलिए बाज़ार जाना बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर जाइए, लेकिन मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं जी। जिस तरह लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया के इंसान परेशान है, वैसे ही जानवर भी परेशान होकर रह गए हैं। ऐसे में बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, चिड़ियाघर हैं, उनमें कुछ जानवरों की ज़िंदगियाँ तो सुकून में आ गई हैं, क्योंकि वो इंसानों से इतना ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, परिंदे हैं, जो कि इंसानों को बहुत मिस भी कर रहे हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कहा जा रहा है जी, जापान में एक बड़े एक्वेरियम की इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की है कि उनके मछली घर में रखे जानवर और बिलखसूस एल से वीडियो चैट करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये हसास जानदार इंसानों को भूलते जा रहे हैं। टोक्यो में वाक़ई समेडा एक्वेरियम में गार्डन एल नामी खूबसूरत समुद्री जानवर मौजूद है, जो रेत से सर निकालते हैं तो सामने इंसानों को पाते हैं। लेकिन अब मछली घर लोगों से खाली हो चुका है और वो धीरे धीरे इंसानों को भूलती जा रही हैं और इंतज़ामिया को देखते ही अपना सर दोबारा से मिट्टी में छुपा लेती है।
जानवरों के बर्ताव के माहिरीन के मुताबिक एल इंसानों को भूलती जा रही है और इस अमले को देखकर खौफजदा हो रही है। इसलिए खास तौर पर एल के लिए वीडियो चैट का भी एहतमाम किया गया है। नाज़रीन, आपने देखा कि इंसानों की और जानवरों की, खास तौर पर एल मछलियों की जो है वो दोस्ती बरकरार रखने के लिए पूरी दुनिया में कोशिशें हो रही हैं। हमारा भी चिड़ियाघर बंद पड़ा है। इस साल बच्चे चिड़ियाघर की सैर ईद पर नहीं कर पाएंगे। मजीद भी हम लॉकडाउन की सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के कंफर्म मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, चाहे वो लाहौर शहर की बात हो, पंजाब की बात हो या फिर पूरे पाकिस्तान की बात हो। और लोगों की गैर संजीदगी का ये आलम है कि लोगों को लगता है शायद दर्जा हरारत बढ़ गया है, या फिर पूरी दुनिया से जो रिसर्च सामने आ रही हैं, बातें हो रही हैं कि जी हमारी हर्ड इम्यूनिटी हम लोगों में जो है वो आ गई है, जिसकी वजह से अब कोरोना हमें कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर्स परेशान हैं। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से अभी तक ये कहा जा रहा है कि अगर आप बाहर जाना ही चाहते हैं तो फिर SOPs पर अमल दरामद ज़रूर करें, हिफाजती तदाबीर ज़रूर अपनाएं, लेकिन आवाम उनको भी समझने से कासिर है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी है क्या, किस तरह से डेवलप होती है, क्या हम लोग उस स्टेज पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर फरीद ज़फ़र साहब हैं, प्रिंसिपल हैं, आप लाहौर जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाल चौधरी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या? हर्ड इम्यूनिटी ये है कि जी आपकी एक जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें, जैसे पुराना एक चिकन पॉक्स का था बच्चों का, वो एक डे होता था, अगर किसी को चिकन पॉक्स होती थी वो पार्टी के लिए बुलाते थे सबको, बाकियों को भी हो जाती थी ताकि वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती थी। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो कम्युनिटी है उसमें एक दो सबको हो जाए ताकि उनको दोबारा ना हो, इज्तिमाई कुव्वत मुदाफ़अत। हाँ जी, उसमें फिर एक जो इम्यूनिटी है वो सारी पॉपुलेशन में डेवलप हो जाती है। लेकिन इसका थोड़ा सा चीज़ डिफरेंट इससे, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई आई है, और अल्लाह ना करे कि हमारा उस तरह का आए जैसे यूरोप और USA का आपने देखा है प्रॉब्लम आया है। तो उसमें ये है कि लोग हम जो SOPs बने उस पर ध्यान नहीं कर रहे। सुबह में आ रहा था, रास्ते में देखा गार्डनर्स माली वगैरह खड़े थे, किसी ने वो मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो मेरे ख्याल एक जो लॉकडाउन हमारा ईज़ आउट हुआ है उसमें गवर्नमेंट को एक सख्ती थोड़ी करनी चाहिए कि एटलीस्ट मास्क हर किसी को जो भी बाहर निकले उसको मास्क लगाना चाहिए। और ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ग्रुप्स में इकट्ठे नहीं बैठना। दूसरा, ख़वातीन है, आपने देखा हो बाज़ारों में जा रहे हैं और वो छोटे छोटे बच्चे भी साथ, हाँ, और शॉपिंग मॉल्स पे जो एलीट वाली भी है वहाँ भी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि जी हमने पहले लेना है, फिर जैसा बाहर लाइनें लगी हुई हैं डॉक्टर साहब, लाइनें लगी हैं। तो ये लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, लोगों को महीना एक सब्र कर लें, तो क्योंकि इस वक्त हमारी पीक आई हुई है कोरोना की, और ये अगर लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे तो 15 जून तक ये फिर अल्लाह करेगा डाउन जाना शुरू हो जाएगा। हाँ। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो रुक ही नहीं रहे, इतना रश हो गया है रोड्स पे और सारी चीज़ों पे। SOPs अगर फॉलो करें तो फिर हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है बिलाल, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त हमारी पीक है, कितने एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इस वक्त हम पीक टाइम पे पहुंच चुके हैं, हम कर्व के बिल्कुल अप हैं, अब हम डाउन जाने वाले हैं, जबकि बहुत सारे डॉक्टर्स अभी कह रहे हैं कि जून तक पीक आएगी? जी बिल्कुल सिद्रा, कई प्रोग्राम्स में इससे पहले भी मैंने कई दफ़ा बात की है। WHO ने आज से तकरीबन 1 माह पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि 22 मई पाकिस्तान में पीक टाइम हो सकता, तो आज 20 मई चल रहा है। तो केसेस की तादाद आपके सामने ही है, किस तरह रेशो बढ़ रही है। तो ये अल्टीमेटली जुलाई तक का इंडिया है, जुलाई तक ये जाना है, फिर उसके बाद सूरत हाल सामने आएगी कि अब किस तरफ हम जाएंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये दोबारा रिवर्स भी होती है और फिर आगे और ज़्यादा बुरी सूरत में विंटर सीजन में भी इसका अटैक जो है वो हो सकता है। तो उसी वजह से इसको हम लोगों को अब तकरीबन 2 माह के करीब होने वाला टाइम, अब हमें मतलब इन चीज़ों किसी को समझने या समझाने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए, वो लोगों को खुद एहसास करना चाहिए, क्योंकि अब इतना ये हो चुका है कि हर एक फैमिली में कोई ना कोई पर्सन ज़रूर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ है। किसी कोई जान से नहीं गया लेकिन इफ़ेक्ट ज़रूर हुआ है कोरोना वायरस से। अब हर एक को पता चल चुका हुआ है कि ये क्या है। तो दूसरा, हम जिस अभी एक टर्म की बात करें तो हर्ड इम्यूनिटी, तो ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि चिकन पॉक्स जितने भी इन्फेक्शस डिजीज़ है उनमें ये मतलब टर्म यूज़ करते हैं कि फिर लोगों को इज्तिमाई
की तरफ लेके आते हैं, सारे इकट्ठे हों, एक दूसरे का वायरस इन्फेक्शन दूसरे में चले जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी हो जाए, सबकी एंटीबॉडीज बन जाए, सारे इससे ताकि जिसको जितना उसमें इफेक्ट करना है वो हो जाए, बाकी सब जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली अब इसका जिसने भी अभी इंट्रोड्यूस करवा दिया कोरोना वायरस में, लेकिन अल्टीमेटली हमें इसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अब लोग सोशल मीडिया पे भी इस टर्म को यूज़ कर रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, एक दफ़ा वायरस भी ख़त्म होता है जब एक दफ़ा सब में हो जाए। तो अल्टीमेटली हमें जो लोग जिस तरह मार्केट्स बाज़ारों में फिर रहे हैं, इसका अल्टीमेटली इफेक्ट उन लोगों पे पड़ेगा जो लोग घर में हैं, बैठे हैं, छोटे बच्चे हैं या ज़ईफ़ अफराद हैं, 60 साल से प्लस हैं, 2 से 3 बीमारी में मुब्तला है, तो ये कैरियर बन के उधर जब जाएंगे तो वो उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो अपने तौर पर सारे काम कर रही है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जी उस पॉलिसी पे चल पड़े हैं जिस पॉलिसी को पूरी दुनिया में मुखालफत ही तकरीबन ज़्यादा की जाती है कि इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। क्या हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जो बाज़ारों में इतना रश देखा जा रहा है? नहीं, हमने कोई पॉलिसी हर्ड इम्यूनिटी की नहीं बनाई। लेकिन इशू ये हुआ है कि देखिए, अंदर अगर बैठते हैं तो भूख से मरते हैं, बाहर निकलते हैं तो कोरोना है। और नेचुरली डिफरेंट जो भी बिजनेस ग्रुप्स थे और जो भी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कोरोना से मरना या भूख से मरना? देखिए, हमें उसके दरमियान एक रास्ता ढूंढना है। रास्ता ये ढूंढना है कि भूख से भी ना मरे और कोरोना से भी ना मरे। अब ये कि हमारी कुछ पॉपुलेशन तो ऐसी वो समझती है कि कोरोना है ही नहीं, ऐसे ही हमें कहा जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक अब ये जैसे बिलाल साहब ने कहा, वो लोग उसको अगर फॉलो ही ना करें और समझिए कि कोरोना है ही नहीं और हम जैसे मर्जी है फिरें, अगर वो समझिए मुझे नहीं हुआ बस उसको हुआ मुझे कभी नहीं हुआ, ऐसे नहीं हो सकता। दूसरा, इन्होंने जो एक बात बहुत अच्छी की कि इसकी पीक नेचुरली उन्होंने कहा है, मेरा तो ज़ाती ख्याल है 22 मई से, क्योंकि अब हालात ऐसे हम देख रहे हैं थोड़ी और आगे जाएगी, 15 जून तक जाएगी। लेकिन इसका डेंजर पॉइंट ये है कि लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ना जाएं, क्योंकि इससे मोर्टेलिटी बढ़ सकती है। और मोर्टेलिटी जिस वक्त होनी शुरू हो गई तो फिर हम कंट्रोल हो सकता है। और हमारी तो फिर एरिया के लिहाज से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वो USA की और UK की तो उनके रिसोर्सेज और एरिया के लिहाज से पॉपुलेशन बहुत कम है, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और दूसरा चीज़ ये कि हमने इसको सिर्फ अभी नहीं, इसकी सेकंड स्पाइक को भी कंट्रोल करना है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस वक्त फ्लू आया था, तो जो सेकंड स्पाइक आई थी और थर्ड स्पाइक, उसमें 5 करोड़ लोगों की हम बात हुई। डॉक्टर साहब, हमारे लोग तो अभी तक इसी जोन में हैं कि हम जी 45,000 इफेक्ट हुए हैं और तकरीबन कोई 1,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में हम बात है। हम तो बच गए, हमारे दर्जा हरारत ने बचा लिया हमें, हम लोगों के इम्यून सिस्टम ने बचा लिया। तमाम लोग यही सोचे बैठे हुए। देखिए, एक चीज़ तो अभी देखी गई है कि यूरोप में और USA में इसकी विरुलेंस जो है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी इसकी ज़्यादा हुई, मे बी उनकी इम्यूनिटी उस तरह की नहीं थी या उनका वेदर ऐसा नहीं था, ये तो खैर बात की बातें हैं। हमारा ऐसा ख्याल था कि टेम्परेचर इसे कंट्रोल करेगा। टेम्परेचर से ये मैं भी खुद समझता था, क्योंकि वायरस के बिहेवियर ऐसा था, टेम्परेचर से ये प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं हो रहा। और इसने कंट्रोल उसी तरह होना है अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हम अपना ध्यान करेंगे। ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ उस तरह मोर्टेलिटी नहीं हो रही जैसे USA या वहाँ हमारे यहाँ जैसे 2000 केस इन्फेक्ट होता है, उनका अगर 2000 होता था तो उनकी 500 से ज़्यादा रोज़ की बात होती हैं। बिल्कुल ऐसे हमारी उस तरह की विरुलेंस नहीं है। मे बी टेम्परेचर की वजह से नहीं हो रही या इम्यूनिटी की वजह से नहीं हो रही, लेकिन हमें उस खुशफहमी में रहना चाहिए, बिकॉज हमारे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं और मोर्टेलिटी भी अभी नीचे नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है उसमें ये हमें पिछला भी सारा देखना है कि पहले क्या क्या हुआ इन फ्लू में, और दूसरी दुनिया ने अब देखिए यूरोप और US ने जो थोड़ा सा अपने ईज डाउन किया है, उनका इस वक्त पीक जारी नीचे। USA में ग्राफ स्टैटिक हो चुका है, काफ़ी दिन से स्टैटिक है। यूरोप में इस वक्त लेकिन डॉक्टर साहब उनके जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमसे तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। दूसरा, वो ऑलरेडी उनकी सोसाइटी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करती है, बिल्कुल करती है। और हमारा तो ऐसा है कि वो इतना हमारे हॉस्पिटल्स में इतना रश लग जाता है, अब मुसलसल वो लड़ाई चल रही होती है, अटेंडेंट कहते हैं हमने आना है, क्योंकि हमने कहा कि सिर्फ पेशेंट अंदर आएगा, अटेंडेंट नहीं आएगा। फिर अटेंडेंट उस वक्त आएगा अगर पेशेंट डिसेबल है। लेकिन यहाँ तो हमारा तो 40 से 50+ लोग उनके साथ हैं, उनको अगर अंदर ना भी आने दें तो वो बाहर हॉस्पिटल के लॉन में एक नया तनाज़ा शुरू हो जाता है। वो बिल्कुल ऐसा ही। बिलाल, टेस्टिंग कितनी हो रही है इस वक्त पंजाब में, स्पेशली लाहौर की अगर बात की जाए? कागजात में तो बहुत हो रही है, लेकिन उतना फास्ट काम होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए सिद्रा, वो टेस्टिंग कैपेसिटी की जहाँ तक बात है, जो इन्होंने कहा था कि योमिया हम तकरीबन 5000 करेंगे, तो वो अल्टीमेटली तकरीबन
इनकी हो चुकी है, उसकी वजह ये कि ना स्मार्ट सैम्पलिंग का आगाज़ कर दिया, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मीडिया हाउसेस, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल। अच्छा, सैम्पलिंग तो बिलाल हो जाती है, लेकिन जब 8-8 दिन लोगों के टेस्ट के रिजल्ट ही नहीं आ रहे तो फिर तो वो ताख़ीर ही है। हाँ देखें सीधा ये एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ। और ये चूँकि तमाम हस्पतालों के अंदर, तमाम क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर जो लोग ज़ेर इलाज है, ये उनका शिकवा है, गिला है कि जनाब 8-10 दिन हो गए हैं, सैंपल नहीं आ रहे। फिर जब सम टाइम इंतज़ामिया से पूछा जाता है तो उनको जो वहाँ पे ज़ेर इलाज जो पेशेंट्स हैं उनको फिर जवाब नहीं दिया जाता, जी आपकी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, इकट्ठी मिलेंगी। मतलब वो 3-3 4-4 दफ़ा रिपीट टेस्ट हो जाता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो फिर उसके बाद इंतज़ामिया से पूछा जाता है, वो उनकी जानिब से सम टाइम होता है कि मतलब कोई एरर आ गया या इनवैलिड हो गया, या सम टाइम आपको इकट्ठे बताएंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ी रीज़न्स है। तो इस हवाले से जब IPH जो कि सबसे बड़ा कर रहा है, इसके अलावा लाहौर जनरल हॉस्पिटल कर रहा है, जिनाह हॉस्पिटल में भी हो रहा है। तो यहाँ पे तो लाहौर जनरल हॉस्पिटल और जिनाह हॉस्पिटल की कैपेसिटी थोड़ी है, रोज़ाना की बुनियाद पर 100-150 या मैक्सिमम 200 हो जाएंगे। यहाँ पे तो इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन IPH में जहाँ मोस्टली सैंपल जाते हैं, वहाँ पे जो गड़बड़ है ये होना शुरू हो रही है। वहाँ पे इसकी क्या रीज़न हो सकती है? ये जो लोग अपने टेस्ट का रिजल्ट का इंतज़ार करते रहते हैं, एक तो बेचारे वो क्वारंटीन में है, आइसोलेशन में वैसे ही बहुत परेशान है, ऊपर से फिर 8-10 दिन उनका बार बार सैंपल लिए जा रहे हैं। ये कहाँ पर मामला जो है वो खला है जिसको ठीक करने की देखिए, हमने तो एक पॉलिसी बनाई कि हमारे पास जो भी सैंपल आता है या हमने जो भी लिया है वो 24 आवर्स में डिस्पैच होना चाहिए। और वो फिर गवर्नमेंट ने डैशबोर्ड बनाया जो NDMA के पास भी है और ये डिपार्टमेंट्स पे उसको देखते हैं, और उनके साथ हमारी रोज़ डे टू डे मीटिंग भी होती है, काम डिले ना हो। इशू ये है कि इसमें 35% फॉल्स नेगेटिव है जो इसकी रिपोर्टिंग है। इसमें अब मैं एक हमारी प्रोफेसर थी पिंडी में, उनको सिम्टम्स चल रहे थे, प्रोफेसर रिजवाना को, उनका 3 दफ़ा टेस्ट हुआ, तीनों टाइम नेगेटिव निकला, लेकिन उनको सिम्टम्स थे। फिर वो ब्रेथलेस हुई, फिर डॉक्टर्स ने उनको वहाँ शिफा में एडमिट किया। जो उनका 5वां टेस्ट हुआ उस पर पॉजिटिव निकला। इसमें 35% जो नेगेटिव आते हैं वो चांस है कि वो लोग पॉजिटिव हों। इस वजह से इसमें आपको मल्टीपल टेस्ट करने पड़ते हैं, और अगर आपको लगे कि सिम्टम है और ये टेस्ट नेगेटिव आया तो आप उसको ट्रीट ऑन लाइंस ऑफ कोरोना ही पड़ता है, बिकॉज वो ज़रूरी नहीं कि वो 100% आए। इसकी टेस्टिंग कोई ईजी नहीं है जैसे बाकी आपने से ब्लड लिया और कर लिया। बिल्कुल। अब ये एक तो उसमें लोग नया मामला है। हमारे यहाँ HR की भी अक्सर आप बात करते हैं कि उसकी भी बड़ी हमारे पास इसमें हमारे पास अच्छा, लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि लोग हमारे समझते हैं पता नहीं लैब को गलत कर रही, कोई सही कर रही, कभी पॉजिटिव निकालती, कभी नेगेटिव निकालती। तो ये चीज़ उनको एक तो समझनी चाहिए। दूसरा ये कि हमारे यहाँ वायरोलॉजी में लोग बहुत कम हैं, बहुत कम। अच्छा, हमारे टेक्नीशियंस बहुत कम हैं। उसमें आपकी कैपेसिटी, अब मसलन हम उस प्रोसेस में हम कि नई मशीन्स लें, फिर गवर्नमेंट को हमने कहा है कुछ लोग हम इंडक्ट कर रहे हैं, जो हम इस वक्त फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें कहीं कोई साइंटिस्ट मिल जाए तो उससे हम इंडक्ट कर लें। मशीन्स हमारे पास आ रही हैं। दूसरा किट्स की प्रॉब्लम ये है क्योंकि किट्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, बाहर से आ रही हैं, बीच में सारी फ़्लाइट्स बंद थी। अब कार्गो फ़्लाइट्स आ रही है। जो गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई है उसमें वज़ीर आला ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारी वज़ीर सेहत है, जो प्लान किया है कि हम NDMA के साथ मिलकर कार्गो फ़्लाइट्स रखें, जहाँ भी ये किट्स और मशीनें अवेलेबल हैं उनको इमीडिएटली उठवाया जाए ताकि आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी जो बढ़े। वो एम ये कि टेस्टिंग कैपेसिटी आपकी 30,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। इस वक्त UK में 1,10,000 टेस्ट डेली हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है, लेकिन हम पहले प्रिपेयर्ड उसके लिए नहीं थे, हमारे ज़हन में नहीं था, और उन्होंने भी ग्रेजुअली बढ़ाया, उनके ऐसे वो नहीं था। अभी जैसे वुहान में आया, चाइना ने प्लान किया कि हम 10 दिन में 1,10,00,000 टेस्ट करेंगे, लेकिन हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। हमारा एम ये है कि हम 50-60,000 पे जाएं और लेस देन अ मंथ में हम ये जाएं, तो इंशाल्लाह उसे हम अचीव करेंगे। और मेरी हमेशा वो डॉक्टर्स से भी रिक्वेस्ट रही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइज करें, और बाकी जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसमें हैं, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कहते हैं नेगेटिव थोड़ा सा भी इसमें अगर क्वालिटी कंट्रोल आपकी लैब का ठीक नहीं है या आपकी रिपोर्टिंग में एरर है तो वो फिर बहुत ज़्यादा सारा पूरा का पूरा एक फियास्को हो जाता है। ठीक, बिलाल हमें ये बताइए कि जिस तरह मार्केट्स में हम रश भी देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हम लोग देखते हैं कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो किसकी जिम्मेदारी है? ये महकमा सेहत इसको मॉनिटर कर रहा है, कोई कर भी रहा है मॉनिटर, या फिर सबको इजाज़त मिल गई है, सिर्फ ताजिर अपने तौर पर करेंगे? ये सीधा बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। इसका तो जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है कि वो हॉस्पिटल्स के अंदर रश है, बाज़ारों में रश है, कौन जिम्मेदार है। देखें, गवर्नमेंट ने आपके सामने कुछ स्टेप्स लिए थे, फिर ऊपर से ऑर्डर आ गया कि जनाब सारी मार्केट्स और मॉल्स को भी खोल दिया जाए, और सिचुएशन इससे पहले भी OPDs को भी खोल दिया गया था।
तो ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट का भी काम है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट से भी ज़्यादा काम है इंडिविजुअली के हमारे जो लोग हैं ये खुद अब इनको समझ आ जानी चाहिए तो हम देख चुके कि पिछले 2-2.5 महीने से हम देख रहे हैं गैर संजीदगी। और अब ये देखेंगे मतलब ईद की शॉपिंग को इतना नेसेसरी करार दे दिया गया है कि मतलब ख़वातीन ने तो हद ही कर दी है और मार्केट्स बाजार बड़े बड़े हैं और उसकी सबसे अहम वजह है कि अपने साथ अब बच्चों को भी साथ ले जाना शुरू हो चुके हैं जो कि बड़ी अलार्मिंग है। तो अल्टीमेटली भी इसका इफेक्ट ये होगा, इससे पहले भी हमने देखा था कि अब जितने भी केसेस पंजाब पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं 77.28% मर्द हैं और 22.56% ख़वातीन पता हैं। चल गया ना कि तो उनमें थोड़ा उनकी रेशो कम है। अब क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानब से कहा जा रहा है कि इस तरह का ये सिलसिला जारी रहा तो फिर ईद के बाद हो सकता है ये 50-50 की जो रेशो है ये आ जाए। हाँ। तो इस वजह से अब ख़वातीन को बाज़ार जाना चाहिए, लेकिन आज भी बात हो रही थी कि ख़वातीन पर हो सकता है पंजाब गवर्नमेंट इनके लिए ग्लव्स और मास्क का लाजमी जो है वो इस्तेमाल करार दे दे। लेकिन फिर बात ये आती है कि वो इम्प्लीमेंटेशन करवाना, बहुत बात है, मास्क हाँ, भी नहीं पहने जा रहे इम्प्लीमेंटेशन लोग, करवाना किसका काम है, मार्केट्स में कौन लोग मॉनिटरिंग कौन रोकेगा, कौन पकड़ेगा, किस तरह फाइन होगा, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसकी वजह से हमें गवर्नमेंट को बजाय इसके कि हम ब्लेम करें, हमें सबसे पहले खुद अपना एहतसाब करना चाहिए, खुद इनफरादी रवैयों पे जो है वो जोर देना चाहिए और इस चीज़ों को हमें खुद समझना चाहिए। कि डॉक्टर साहब ये जो बिलाल भी बात कर रहे हैं, मुसलसल हम बात कर रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन नरम तो नहीं, अब तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, पूरे बाज़ार खुल गए हैं। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं पूरी दुनिया में इस वक्त रिसर्च चल रही है, मुख्तलिफ अभी तक कोई दवाई नहीं है, किसी तरह का कोई मामला नहीं है कि इसको रोका जा सके। और दूसरी बात ये कि हम सेकंड स्पाइक की बात कर रहे थे, क्या वो मौसम के हवाले से असरअंदाज होगी कि गर्मी ख़त्म होगी, सर्दी आ जाएगी, कोई एकदम से कोरोना अटैक करेगा? कोई है मौसम का हवाला? अभी तक कोई रिसर्च आई सामने ऑथेंटिक कोई बात? देखिए जी, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पहले तो जैसे बिलाल साहब ने कहा एक चीज़ में आगे उससे कंटिन्यू करूँ, हमें सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना, हमने दूसरे को भी बचाना है। हम उस पर बिल्कुल किसी किस्म का कोई हम उस हमारी कंसंट्रेशन एहतियात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अब ये कि ख्याल ये किया जाता है कि जैसे मौसम ठंडा होगा इसकी दोबारा स्पाइक आएगी। ठीक। अच्छा, इस वक्त हमें एक तो ज़रूरत है कि हमें फ्लू सेंटर्स बनाने हर इंपॉर्टेंट सिटी में पाकिस्तान में। चाइना ने सबसे बेहतर इसलिए फ़ाइट किया पूरी दुनिया से, चाइना और कोरिया ने। एक तो उन्होंने नंबर ऑफ़ टेस्टिंग बहुत ज़्यादा की इनिशियली, टेस्ट इस पे गए। दूसरा ये कि वहाँ के वो सार्स आया हुआ था, वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने फ्लू सेंटर्स हर इंपॉर्टेंट सिटी में बनाए हुए थे। जैसे ही 8-10 केसेस फ्लू के हॉस्पिटल में आने शुरू हुए, उन्होंने हर किस्म का जो भी एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, ये कोरोना फ्लू है और मुख्तलिफ किस्म के जितने फ्लूज़ हैं, उन्होंने बैक्टीरियल फ्लू, उन्होंने हर फ्लू टेस्ट कर दिया और उसमें उनको ये कोविड निकला है। अब अगर डेटा देखें तो यूके में लास्ट ईयर 10,000 डेथ्स हुई बिकॉज ऑफ फ्लू, और वो उसको उन्होंने वैसे ओल्ड एज और फ्लू करके, क्योंकि उनके ज़हन में ही नहीं था कि ये कोरोना है और कोरोना को इतना कॉमन नहीं था। यूएसए में लास्ट ईयर मैक्सिमम डेथ्स फ्लू की वजह से हुई है। अच्छा, इसमें क्योंकि ये वेरिएंट भी है और ये म्यूटेट करता है और बहुत जल्द ये अपनी जो शक्ल चेंज करता है या इसका जो डीएनए वो चेंज होता है। अब इस वक्त काम 2-3 चीज़ों पे हो रहा है। एक तो मशीन एलाइजा से एक स्टेप आगे एक मशीन आ गई, ये शौकत खानम के पास आई है, फिर चुगताई ने रखी है। उसमें ये है कि वो थ्रू जो हम पहले रैपिड टेस्टिंग किट्स मंगवा रहे थे, उन किट्स के अंदर ये था कि एरर आ रहा था, हम उसे पीसीआर से कंपेयर कर रहे थे तो ठीक नहीं आ रही, तो हमने वो इसलिए इस्तेमाल नहीं की और हेल्थ केयर कमीशन ने कहा कि उसको यूज़ ना करें। ये जो मशीन अब आई है इसकी रिलायबिलिटी बेहतर है, ये घंटे डेढ़ में बता देगी कि इसमें IgG IgM है या नहीं है। इससे थोड़ा सा आपको फ़ायदा की हो जाएगा और फिर आप उसको पीसीआर यानी दोनों टेस्ट हो जाएंगे। अगर अभी भी कोरोना है या फिर माजी में भी हो चुका है तो वो दोनों टेस्ट एट अ टाइम हो जाएंगे, 1.5 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो हर्ड इम्यूनिटी की आप बात करें कि आप इम्यून हैं या नहीं है। इम्यूनिटी का भी ये नहीं पता कि लाइफ लॉन्ग है या नहीं है। चाइनीज़ ने कहा कि 6 मंथ्स है, यूरोपियंस कह रहे हैं हमारे पास डेटा भी 2-3 महीने का, पहले 2 मंथ्स कह रहे थे, अब 3 मंथ्स आ गए। तो डॉक्टर साहब ये मशीन जो आप बता रहे हैं ये क्या पाकिस्तान में पहुंच चुकी है? लाहौर में हमारे पास इंशाल्लाह ये मशीन 1-2 दिन में आ जाएगी, ईद से पहले आ जाएगी जनरल हॉस्पिटल। हाँ जी, और वो हमने ऑर्डर किया। अभी यहाँ शौकत खानम के पास है और एक प्राइवेट लैब चुगताई उन्होंने प्रोक्योर किए। और टेस्टिंग का आगाज हो गया? टेस्टिंग का आगाज हो चुका है। तो इसमें ये कि सर वो ब्लड टेस्ट होगा या फिर वो भी नेजल स्वैब या फिर शॉट से? वो ब्लड टेस्ट से होगा और उसके बाद वो इलाज एक सिस्टम होता है वो उसके अंदर जाता है। तो उसमें ये कि इसकी रिलायबिलिटी कहते हैं बेहतर है, लेकिन इसको भी हम फिर आगे कंपेयर करके देखेंगे कि इसके क्या टेस्ट आते हैं। दूसरा,
मौसम का जो आप फरमा रही हैं वो मौसम का बिल्कुल ये साइंटिस्ट समझ रहे हैं कि अगर हमने देखिए फ्लू सेंटर्स का या इन्फेक्शियस डिजीज़ का, मैं इसलिए हर फोरम पे कहता जा रहा हूँ, आपको हर बड़े इंस्टीट्यूशन में एक इन्फेक्शियस डिजीज़ का यूनिट होना चाहिए और एक वायरोलॉजी का यूनिट होना चाहिए। हमारे ये यहाँ रिसर्च देखिए आपके पास डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ आई, आपके पास मैड काउ डिजीज़ आई, आपके पास डेंगू आया, आपके पास डिफ्थीरिया आया, चिकन पॉक्स आया, दुनिया के किसी कोने में कोई बीमारी हो पाकिस्तान तो जरूर पहुंच जाए, कॉन्गो आया, एबोला आया। तो आपको एक सिस्टम डेवलप करना है, अभी आपको वो फ्लू सेंटर्स बनाने हैं ताकि आप अगली स्पाइक से बचें। और जैसे ही 8-10 पेशेंट फ्लू के रिपोर्ट करें, हमारे पास हर किस्म की इस पर प्लान होने चाहिए कि टेस्टिंग है जो हम कर रहे हैं। काम हो रहा है, जो ग्रुप एडवाइजरी स्पेशल ग्रुप बना हुआ है कोरोना की जानिब से, कोई ऐसा मामला है ज़ेरे को? देखें, उसी तरह इसमें बातचीत चल रही थी कि इससे पहले इसकी मेडिसिन के हवाले से कि रिसर्च कहाँ तक गई है। इससे पहले जो FDA है और WHO उन्होंने भी कहा था कि इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और अजिथ्रोमाइसिन का कम्बिनेशन बना के इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिर वो भी यूजलेस रहा। हेल्थ डिपार्टमेंट जो पंजाब है, इन्होंने भी इसको क्रिटिकल पेशेंट्स पे इसका जो है वो इस्तेमाल बंद कर दिया। फिर अब जो है चंद दिन पहले WHO ने एंटीवायरल मेडिसिन थी रेमडेसिविर, जो कि इबोला वायरस के लिए बनाई गई थी, अब उसके बारे में कह दिया गया है कि अब इसको इस्तेमाल करवाया जाएगा। वैक्सीन क्योंकि अभी मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से, मालिक की जानिब से बना दी गई, लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स, डिफरेंट जो ट्रायल्स हैं वो जारी, उसमें 5 से 6 माह भी लग सकते हैं। यकीनी तौर पर जितने भी ये मेडिसिन, चाहे वो कोई वैक्सीन है या कोई भी दवा है, उसको तैयार किया जाता है तो फिर तजुर्बाती जो मराहिल होते हैं उनको तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर तरह के पेशेंट्स के ग्रुप बनाए जाते हैं जिन पर तजुर्बा करने के बाद ही वो आम लोगों के लिए काबिल इस्तेमाल समझी जाती है। बहुत शुक्रिया बिलाल डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप लोगों से बस यही दरख्वास्त करूंगी कि बाजार जाना बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर चले जाएं, लेकिन SOPs का ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ईद की आमद है। ख़वातीन जहां पर बाज़ारों में उमड़ आई हैं, बहुत ज़्यादा रश लगा लिया है, किसी का दुपट्टा नहीं है, किसी का जूता नहीं है, किसी ने मैचिंग चूड़ियाँ लेनी है, वहीं पर तैयारियां खुद को सजने संवारने के लिए भी खूब की जा रही हैं। पहले तो जी पार्लर्स बंद थे, सैलून्स बंद थे, जो ख़वातीन के लिए खासी मुश्किलात का सबब बन रहे थे, लेकिन अब सैलून्स भी ओपन हो गए हैं और उन पर भी अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। इसी पर हमने बात करनी है कि ख़वातीन ने ईद से पहले किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। अगर वो घर में कोई सर्विसेज खुद से करना चाहती हैं तो वो किस तरह से कर सकती हैं। ईद पर किस तरह से मेकअप किए जा सकते हैं, क्योंकि गर्मी भी है, पसीना भी है और इसके साथ साथ खूबसूरत भी नज़र आना है। तमाम चीज़ों को कैसे एक साथ लेकर चला जा सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी आयशा खान है, ब्यूटिशियन है। आयशा लास्ट टाइम प्रोग्राम में आई थी तो शिकवा कर रही थी कि सैलून्स खुल जाना चाहिए, अब खुल गए हैं तो इनको हमने दोबारा से बुला लिया। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कैसी आयशा, खुश हो गई? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो समझती हूँ कि हम सबको नवाफिल अदा करने चाहिए और करते रहना चाहिए कि हमें आगे भी इससे मतलब लड़ने का मतलब हौसला। लेकिन कोरोना अभी भी है, अभी वही ना, उससे अभी लड़ाई जारी है, अभी लड़ाई जारी है, लेकिन अब इसको हमें अपने साथ लेकर चलना है और डेफिनेटली एहतियात करेंगे तो काम भी करते रहेंगे। कोरोना को हमने साथ लेकर नहीं चलना, कोरोना से बच के चलना। हाँ, बच के चलना है, लेकिन उसको ये समझें कि अभी एहतियात ज़रूरी है, तो उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना है। अच्छा, अब आपकी सुनी गई है, ये बताइए कि अब आप गवर्नमेंट की सुन रही हैं? मैं तो बहुत सुन रही हूँ और बल्कि मुझे अफसोस हो रहा है जो लोग नहीं सुन रहे। सुननी चाहिए। किस तरह से इम्प्लीमेंट करा रही हैं आप अपने सैलून में SOPs पर? देखिए, मैंने तो सबसे पहले अपने स्टाफ को बुलाया, उनको लेक्चर्स दिए, उनको बताया, उनको ट्रेन किया है, क्योंकि वो डेफिनेटली हम लोग अगर जितना मर्जी कर लें, जो जूनियर स्टाफ है वो कई दफ़ा डंडी मार जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले तो बार बार हैंड वॉश करें, ग्लव्स पहने। कुछ काम ऐसे हैं जो हम लोग तो वैसे भी रूटीन में सैलून में ग्लव्स पहनते थे, मतलब हेयर का आपको पता है, स्किन का काम ऐसा होता है कि ग्लव्स लाजमी है। मास्क भी पहनते, हेयर में मास्क बहुत पहने जाते हैं। तो अब ये है कि ये बिल्कुल ज़रूरी हो गया है कि आपने ग्लव्स एंड मास्क लाजमी पहने और टेम्परेचर चेकिंग जिस तरह से हमारे क्लाइंट्स आते हैं तो हम करते हैं।
और एंटी इन्फेक्शन जो खातीन आती हैं उनको भी करवाती हैं इम्प्लीमेंट के वो भी ज़रा हाथों को सैनिटाइज बिल्कुल, कोई मास्क के बगैर एंटर नहीं हो सकता। ये तो लाजमी है, मास्क के बगैर कोई एंट्री नहीं है। और उसके बाद चेकिंग होगी, फिर ज़ाहिर स्प्रे वगैरह हो गए, फिर आप आ सकती हैं। अदरवाइज़ मेरी अभी जो एक अब मेन मसला है वो ये है, और वो बहुत ज़रूरी है, अभी मैं बल्कि इससे पहले भी देख रही थी कि हमारे यहाँ जो परसेंटेज थी ख़वातीन की कम थी, क्योंकि वो निकल नहीं रही थी, अब वो निकल रही हैं, तो बस अल्लाह खैर करे। लेकिन ये है कि ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगी सबको कि कहीं भी आप जाएं अपॉइंटमेंट लें। ठीक, अपॉइंटमेंट बेस्ड जितना काम रश हम नहीं लोग होगा। हाँ, रश नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि 5 बजे से भी ज़्यादा अगर टाइम गवर्नमेंट दे सकती है तो देना चाहिए, क्योंकि उससे ये हुआ कि एक तो हमें काम करने का ज़्यादा मौका मिल जाएगा और हम बड़े डिसिप्लिन से और टर्न बाय टर्न क्लाइंट लेंगे। ठीक, मतलब 1 by 1 क्लाइंट आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मेकअप ट्रेंड्स पे भी हम आयशा ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आपसे और जितनी भी हमारी सैलून्स चलाने वाली ख़ातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि जो भी फ्लू साइन एंड सिम्टम्स के साथ कोई क्लाइंट आपके आ रहे हैं उनको नो किया जा रहा है या फिर उनको भी सर्विसेज नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सबको अपनी अपनी जानें प्यारी हैं और सबकी प्यारी हैं, एक दूसरे का भी ख्याल रखना है। तो अगर ऐसी बात है तो आप सॉरी करें, उनको देखें कि अभी आप वेट करें, हफ्ता आप उनको गाइड कर दें कि आप घर में अपनी ये सर्विसेज हाँ डेफिनेटली हम उनको गाइड करेंगे। हम उनको बिल्कुल, उनसे मैं अगर कोई ऐसी बात है तो मैं व्हाट्सएप पे हर वक्त अवेलेबल होती हूँ, मेरे ग्रुप्स हैं तो वो मुझसे वैसे भी फ़ोन पे भी गाइडलाइन ले सकती हैं। कई लोग मुझसे पूछते होते हैं कि जी हम खासकर बहुत ज़्यादा मसले थे वाइट बालों के और ये इस तरह की चीज़ों के, तो कोई नंबर बता दो आयशा मैं नहीं आ सकती ये वो, तो फ़ोन पे गाइडलाइन ले लें। अच्छा चले आयशा, अब हम ज़रा ना ब्यूटी सेगमेंट ख़वातीन की ब्यूटी की बात कर लेते हैं, जिसमें बाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि बाल खूबसूरत भी होने चाहिए। कोई कलर्स हैं इस साल ट्रेंड में कि ईद पर इस तरह के डाई करवा रहे हैं या फिर सीजनल जो चेंज आता है हेयर डाइज में, हेयर कलर्स में? अच्छा, गर्मी थोड़ा ज़्यादा हॉट वेदर है अब आ गया, तो ब्राइट शेड्स थोड़े अवॉइड करें। कई लोग अभी विंटर में कॉपर का बहुत ट्रेंड था इस दफ़ा, तो अभी वो नहीं होगा क्योंकि वो और आगे लग जाती है बालों को। तो थोड़े से कूल कलर्स में जाएं, ब्राउन बहुत खूबसूरत कलर है, डार्कर शेड्स या नॉट डार्कर, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क भी जो है ना वो भी मिच्योर लुक देता है। मतलब आप अच्छे से ब्राउन कलर में रहें, अच्छा मोका ब्राउन, हनी ब्राउन, इस तरह के कलर्स अच्छे कूल इफेक्ट देते हैं। और अगर आपने जाना है तो आप ब्लॉन्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन कम हाईलाइट्स में ना जाएं। कम लोगों को सूट करता है हाँ, हाईलाइट्स, लेकिन जो हाईलाइट्स कराती हैं वो हाईलाइट्स ही कराती हैं। मैं तो कई दफ़ा उनको भाई तुम करा लो, तुमने बात ही नहीं सुननी। लेकिन कई लोगों को इतनी सूट करती है कि वो कुछ और करा लें तो वो सेटिस्फाइड नहीं होती। ये भी होता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि समर में थोड़ी लो लाइट्स, ब्राउन और इस तरह कूल कलर्स में आना चाहिए। अच्छा, बालों को कितनी देर के बाद आपको डाई करा लेना चाहिए कि वो ख़राब भी ना हो? मैंने मेरे ख्याल में ये पहले भी एक प्रोग्राम में सिद्रा कहा था कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। डाई हम लोग रेगुलर भी करा सकते हैं, हर वीक चेंज करा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके डेफिनेटली उसके कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो ऐड करने पड़ते हैं, जो आम सैलून्स ऐड नहीं करते। तो जैसे आप दुबई में बाहर आप देखें, वो तो हर वीक अपने कपड़ों के साथ अपने कलर्स चेंज कर लेती हैं। तो अब उसकी थोड़े से ट्रीटमेंट्स हैं, जिससे कुछ मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके बालों को लॉक कर देते हैं, देन आपका कलर चेंज। हम ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम ट्रीटमेंट्स बता सकते हैं कि प्रोटीन है या फिर किस तरह के कौन कौन से, कैरेटिन भी नहीं, कैरेटिन जो है वो और चीज़ है। कैरेटिन तो आपके बालों को रिपेयर करता है ना, लेकिन कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप अपने डाइट में वो शामिल करते हैं, उसको ऐड करते हैं। हाई प्रोटीन्स भी हैं, प्रोटीन्स भी एक किस्म के नहीं हैं, मतलब वो आपके बालों को लॉक कर देते हैं वहीं पर। ठीक है, लेकिन ये जो अभी आप स्ट्रिक्स की बात कर रही थी, ये तो जब तक बालों का बेड़ा गर्क नहीं होता। नहीं, ऐसा अब नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब आप देखें, ग्लॉसिंग है, टोन टू टोन है। अगर आपको स्ट्रिक्स चाहिए तो आप टोन टू टोन कलर ले सकती हैं। बड़े मैं नाम लेने लगी थी, लेकिन बहुत ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं और आपके बाल लॉक हो जाएंगे और वो आप लाइटर टोन में भी जा सकते हैं। अच्छा, कलर कॉम्प्लेक्शन या फिर आपके फीचर्स कैसे हैं? बालों का किरदार है कि अगर आपके फीचर्स जो है वो आपका चेहरा गोल है या फिर अगर कोई आपका ओवल शेप में चेहरा है, आप थोड़े से गंदुमे हैं या फिर फेयर हैं, तो किस तरह के डाइज होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए बाल और बालों का कलर एक मुकम्मल मेकअप है सबसे पहला। मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो अपने बाल और बालों का कलर ही आपको एक ब्लश देता है आपके फेस पे। तो बालों का कलर बहुत मैटर करता है, इवन हेयर कट भी।
तो आपके बाल भी आपको वॉल्यूम देते हैं, और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ लो लाइट्स जो हैं वो आपको वॉल्यूम देती है, ठीक है ना, 2 टोन्स में कलर रिफ्लेक्ट होता है, कलर अच्छा लगता है। इसी तरह जिनके थिन बाल हैं वो डार्क कलर्स में जा सकते हैं, वो लाइट में मत जाएं प्लीज़, मजीद बाल कम लगेंगे, उनका स्कैल्प नज़र आएगा। हाँ, और लाइटर टोन जाहिर है, अगर फिर भी बहुत शौक है कि जी हमने जाना ही जाना है, कभी कभी तो कोई बात ही नहीं ना सुनता कि कोई सोल्यूशन बताओ, तो बलियाज आया है, उसको हम बलियाज को ले सकते हैं, वो नीचे से ऊपर तक शेडिंग है, लेकिन स्कैल्प आप प्लीज़ डार्क ही रखें। आयशा, मेकअप लाइटर में ही गर्मी है? मेकअप लाइटर में वही कई लोग बड़ा अच्छा कैरी करते हैं मेकअप को, और लेकिन ये है ज़रूर मैं कहूँगी कि हमेशा से ही मैं होना कितना इम्पोर्टेंट है, बेस के बारे में ही कहना चाह रही हूँ कि कई लोग हमारे यहाँ बस बेस लेके रख लेते हैं, विंटर में भी वही, समर में भी वही, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और फिर वो ओकेजनली लगती है, समर में कहती है हाँ इतना ऑयल आ गया, तो वो समर की बेस हमेशा अलग होती है, ठीक है ना, इसी तरह विंटर की अलग होती है। और प्राइमर्स और ये फिक्सर्स ये भी ऐसे ही है। तो बेशक आप अपने लिप कलर्स और आई शेड्स और मस्कारास ना चेंज करें, लेकिन बेस आप समर में जब आए चेंज, एंड विंटर में जाएं देन दोबारा चेंज। ठीक है, मेकअप होने के लिए और बेस स्मूथ लगाने के लिए आपका स्किन का अच्छा होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, और स्किन का अच्छा होना इतना ज़रूरी है कि हम लोग समझते हैं बस हम चीज़ें लगा लगा के अपनी स्किन को ठीक करते हैं और गोरे हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, क्रीम्स दे दें और सीरम्स दे दें, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ सबको कि यार खा भी लो कुछ, ठीक है ना। और मैं अब एक और टिप बल्कि दूंगी कि आप अगर मेकअप रिमूव करें तो हम लोग अब बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड के मेकअप रिमूवर यूज़ करते हैं, तो उससे बेहतर है हम कोकोनट जो ऑयल है, गर्मियों में भी इस्तेमाल हो सकता है। पता क्या बात है, ये इतना कम लगता है क्योंकि हम गर्मी हो या सर्दी हो, हमारी स्किन डैमेज होती है मेकअप से। हाँ बिल्कुल, यानी आप हमारे जो स्किन का जो नेचुरल ऑयल है ना वो खत्म हो जाता है ठीक मेकअप कर करके, ठीक है ना। जैसे जो लोग रोज, अब आप लोग भी रोज करते हैं मेकअप, तो लाइट सा ये नहीं कि भर भर के, अच्छा सा उसको अपना उस पर देकर अपने कॉटन पैड पे, तो आराम से उसको मेकअप रिमूव करें, उससे बेहतरीन मेकअप रिमूव होता है, उससे स्किन आपकी अच्छी होगी। ठीक है, वाइटनिंग एजेंट्स भी होते हैं ना कोकोनट ऑयल में स्किन के लिए, वैसे रेकमेंड किया जाता है, बहुत अच्छा है वो कोकोनट। मतलब आप इतने बड़े ब्रांड के जो मेकअप रिमूवर लेंगे तो उससे बेहतर है आप कोकोनट ऑयल ले लें, तो उससे आप रिमूव करेंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, ग्लो करेगी। हाँ, और क्लिनजिंग करना कितना ज़रूरी है, स्किन को साफ रखना? अच्छा, क्लिनजिंग का भी मतलब ये होता है कि जस्ट क्लिनज योर स्किन। क्लिनजिंग का मतलब फेशियल नहीं होता। हम लोग हर ये रूटीन की एक्टिविटी है कि आपने स्किन को साफ रखना। हम लोग हर काम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुरू कर देते हैं। मतलब अगर घर में कोई फेशियल करना है तो फौरन और बहुत ज़्यादा रिजल्ट, बहुत ज़्यादा, 5 मिनट की 5 to 6 मिनट्स की क्लिनजिंग बहुत होती है, वो सिर्फ आपकी स्किन को रिलैक्स करती है। मैं उसको इजी वर्ड में कहती हूँ कि यार डीप फर्स्ट करें, आपने अपना फेस वॉश कर लिया और अच्छी तरह से, एक तो हम फेस वॉश करते हैं, एक हम डीप क्लेंस करते हैं, ठीक, तो समझ लें ये आपकी स्किन जो है वो डीप क्लेंसिंग से क्लेंस हो जाती है। वो अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन रात में करें, क्योंकि आजकल समर है, दिन में करेंगे तो फिर स्वेटिंग ज़्यादा होगी आपको। रात में आप करें अपना मेकअप। 2 टाइम्स पे की जा सकती है कि सुबह उठ के भी कर लो और रात सुबह अगर आप करेंगे ना, फिर सारा दिन समर में ऑयल आता रहेगा, आपके पसीना ज़्यादा आएगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगी। सुबह अगर आप थोड़ी बर्फ़ की टकोर कर लें, थोड़ा अच्छा सा कोई स्प्रे कर लें, सब फिक्सर्स वगैरह होते हैं वो अच्छा सा कर लें तो वो काफ़ी है। और बेस भी कम से कम लगाएं समर में। लोगों को अपनी स्किन टाइप्स का पता नहीं होता कि उनकी ऑयली स्किन है, ड्राई है। मैं यही कह रही हूँ कि बेस जो है ना, आप विंटर में, अब गर्मी में अगर आप ऑयल बेस करेंगी तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, वो तो क्रैक्स पड़ जाएंगे। और अगर आप सर्दियों में ड्राई बेस यूज़ करेंगे तो वो क्रैक्स पड़ जाएंगे। इसलिए विंटर में और समर में बेस का अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का पता रखें। और लिक्विड बेस? लिक्विड बेस विंटर में नहीं चलेगी, ठीक। अभी विंटर ड्राई, जितनी स्किन को हम ड्राई रख सकते हैं उतना रखें। रात को अब उसको मॉइस्चर दें, जैसे मैं कह रही हूँ कोकोनट ऑयल हल्का सा लग जाएगा आपकी स्किन पे तो आपकी पूरी रात स्किन स्मूथ रहेगी। ठीक है आयशा, देखने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगी ब्यूटी के हवाले से उनको? मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि प्लीज़ वो काम करें, वो फैशन करें जो आपको सूट करता है, और उल्टी सीधी तस्वीरें देख के या ड्रेसेस देख के ये मत सोचें कि मैं ये पहन लूँ। जो चीज़ आपको सूट कर रही है उसमें जाएं और फिर आप उसको अच्छा कैरी कर सकते हैं। ठीक,
यानी अपने कंफर्ट जोन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी फैशन करें, लेकिन उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप जितना मर्जी अच्छा महंगा जोड़ा पहन लें, जितना मर्जी अच्छा महंगा मेकअप लगा लें, लेकिन आपका वो जो ग्लो है ना, वो कभी भी अंदर से जो सेटिस्फेक्शन होती है वो चेहरे पे नज़र नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आयशा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में, नेक हवालों में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।